आज बात करेंगे चाइना की कि चाइना का इस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर क्यों है अपने आस पड़ोस में और पूरी दुनिया को वो क्यों धमका रहा है। तो इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा एक लेख है। ये मिस्टर क्रिस्टोफर डब्ल्यू बिशप का लिखा हुआ है और ये है, इसका लिंक भी मैं जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा। ये महाशय जो है ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस इंटरनेशनल अफेयर्स फेलो इन कनाडा एट यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी स्टडी एंड अ फेलो ऑफ कैनेडियन ग्लोबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं। और इन्होंने ये एक बहुत बेहतरीन अपना एक ब्लॉग लिखा है जिसका नाम है टू अंडरस्टैंड चाइनाज एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी लुक एट इट्स डोमेस्टिक पॉलिसी। यानी कि अगर चाइना की जो आक्रामक विदेश नीति है उसको समझना है तो हमें उसके अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, घरेलू पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर नजर डालनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चाइना की ये एग्रेसिव पॉलिसी क्या रही है पिछले कुछ महीनों में, खास तौर से कोरोना वायरस के उभरने से और जिस तरीके से पेंडेमिक हुआ पूरी दुनिया में, तो चाइना का बिहेवियर कैसे इसके साथ बदला है, क्योंकि उससे पहले इस प्रकार का बिहेवियर नहीं था। तो क्रिस्टोफर बिशप ये कहते हैं कि इसने शुरुआत करी जब ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि ये चाइना की गलती की वजह से ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है। तो चाइनीज को ये पसंद नहीं आया और चाइनीज ने ऑस्ट्रेलियंस को धमकाया। उसके बाद जापान के जो शिंकाकू आइलैंड्स हैं, जिसको वो अपना खुद का मानता है, वहां पर उसने ट्रेस पासिंग करी उसके जो टेरिटोरियल वाटर्स में अपनी पेट्रोल्स द्वारा, और साथ ही साउथ चाइना सी के अंदर भी उसने अपनी पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी। उसी के साथ ताइवान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना और ताइवान के एक अलग ही मसला है और उसके ऊपर काफी समय अलग से निकाला जा सकता है। आप जरूर इसको गूगल करें और चेक करें कि चाइना और ताइवान के बीच में क्या हिस्टोरिकल रिश्ता है, जबकि दोनों अपने आप को चाइनीज मानते हैं, बट फिर भी एक विवाद है। तो उनके जो वॉरप्लेन्स हैं चाइना के, ये एक मीडियन है जो सेपरेट करता है ताइवान और चाइना को इन दी स्ट्रेट ऑफ ताइवान, जो 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 छोटा सा जो समुंदर है जो सेपरेट करता है चाइना और ताइवान को, उस पर एक मीडियन है और उस मीडियन के एक तरफ ताइवानीज टेरिटरी है, दूसरी तरफ चाइनीज। तो उस ताइवानीज टेरिटरी को इनके चाइनीज के फाइटर एयरक्राफ्ट ने उसका उल्लंघन किया। साथ ही जैसा कि हमें मालूम है, हिमालय में, ईस्टर्न लद्दाख में हिंदुस्तान की फौज के साथ तनातनी, और इस तनातनी के चलते हमारे 20 जवान शहीद हुए और माना जाता है कि चाइना के 35 जवान भी शहीद हुए हैं। फिर एक उसका 5G का एक मसला है। 5G इंटरनेट, जो हमारा 3G, 2G, 4G और अब बातें 5G की होती हैं। तो एक चाइनीज कंपनी है हुआई जो 5G को कनाडा में लाना चाहती थी। तो कनाडा के अंदर 2 चाइनीज नागरिक थे जिनको कैनेडियंस ने पकड़ लिया था फॉर इलीगल प्रैक्टिसेस ऑन ट्रेड, और उसी के बदले चाइना ने भी कैनेडियन 2 नागरिक थे उनको बंधक बना दिया। एस्पियोनाज यानी कि स्पाइंग का उनके ऊपर इल्जाम लगाया। उनके नाम थे कोवरिक एंड माइकल माइकल स्पैवोर। तो इसी के बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम्स को भी धमकाया कि आप 5G को अगर पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे इन द बिडिंग प्रोसेस तो बहुत इसका बुरा अंजाम होगा। और इतना ही नहीं, चाइनीज ने हांगकांग की जो ऑटोनॉमी देने वाले जो प्रोविजंस थे उन पर भी हमला किया, और जो 90 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था हांगकांग को लेकर, उसका भी उन्होंने बहुत गंभीरता से उसका उल्लंघन किया। और जब ये सारे सवाल जब चाइनीज से पूछे जाते हैं तो चाइनीज ये कह देते हैं कि ये
हमको बाहरी ताकतों ने उकसाया, इसकी वजह से हमें ये सारे कदम, ये सारी कार्रवाइयां करनी पड़ी। कौन सी कार्रवाइयां? ऑस्ट्रेलिया को धमकाना, जापान की सीमा का उल्लंघन करना, ताइवान की सीमा का उल्लंघन करना, ईस्ट चाइना सी में दबदबा दिखाना, कैनेडियन नागरिक्स को स्पाइंग के चार्जेस में पकड़ के रखना, यूनाइटेड किंगडम्स को धमकी देना, और लास्ट में जो कि एक बहुत बड़ा एक फ्लैश पॉइंट बन गया है, हिंदुस्तान के साथ में फौजी तनातनी ईस्टर्न लद्दाख में करना। तो ये सारी चीजों को और हाँ, हांगकांग की जो स्वायत्ता है उसको खत्म करना, ये सारी जो चीजें हैं ये चाइना कहता है कि बाहरी दबाव के चलते उसको ये करना पड़ा। और ये शी जिनपिंग का एक एज पर दिस ब्लॉग बाय क्रिस्टोफर, ये शी जिनपिंग का एक बहुत ही रेडिकल डिपार्चर है। जो स्टेटेड चाइनीज लाइन जो उनके डेंग जियाओपिंग ने एक बार एक प्रोवर्ब के जरिए कही थी, उन्होंने कहा था कि हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, मतलब अपनी ताकत को छुपा के रखो और टाइम जो है उसको बाय करो, और जब आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाए तो फिर आप उसका इस्तेमाल करें। तो क्या चाइना की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई है कि चाइना ने सोचा कि ये सबसे उचित समय है अपनी स्ट्रेंथ को अनलीश करना अपने पूरे इलाके में और दुनिया में? बहरहाल ये एक अलग क्वेश्चन है और इसके ऊपर एक अलग एनालिसिस की जरूरत है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए एज पर क्रिस्टोफर कहते हैं कि उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स को देखना बहुत जरूरी है। और वो ये कहते हैं कि चाइना कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, तो चाइना के अंदर क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कोई एक विमान का ब्लैक बॉक्स नहीं है कि वो उसके लिए बहुत ही तकनीकी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी उसको डिकोड करने के लिए, और क्या है उसके अंदर वो सारी चीजें पता करने के लिए कि क्या जहाज में तकनीकी खराबी थी या पायलटों की कोई गलती थी। तो इस प्रकार का कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जब कोविड-19 आया दुनिया में, तो तब शी जिनपिंग ने ये स्वयं कहा था कि ये चाइना के लिए एक बहुत गंभीर और परीक्षा की घड़ी है। ये चाइनीज सिस्टम और चाइनीज जो हुकूमत करने के जो तरीके हैं उस पर एक स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। एग्जैक्टली जो वर्ड वो कहते हैं, अ मेजर टेस्ट ऑफ चाइना सिस्टम एंड कैपेसिटी फॉर गवर्नेंस। तो ये था शी जिनपिंग का कहना जब कोरोना की महामारी जब पूरी दुनिया में फैली। और उनके मुताबिक, क्रिस्टोफर के मुताबिक, ये समय चाइना के लिए 1989 का थिएननमेन स्क्वायर में जो स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे भी ज्यादा गंभीर परिस्थिति है। साथ ही वो कहते हैं कि कोरोना के चक्कर में, कोरोना के चलते जो चाइना की इकोनॉमी है वो काफी सिमट गई है, छोटी हो गई है, और ये कहा जाता है कि आगे आने वाले समय में वो 1% के ग्रोथ पर चलेगी। और ये चाइना के लिए बहुत ही घबराहट पैदा करने वाला एक सबब है, क्योंकि चाइना की जो रजीम की जो लेजिटिमेसी है वो आती है इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी से। इकोनॉमिक ग्रोथ से वो स्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपको वाजे कर दूं कि चाइना के अंदर बहुत अंदरूनी आक्रोश है। मैं एक चाइनीज दंपत्ति से बात कर रहा था और उसने मेरे को हैरानी वाली बात बताई। जब मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उसने बोला कि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं और हम पिछले 18 साल से हम शादीशुदा हैं। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर अगर आपको बच्चे पैदा करने हैं तो आपको एक अर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हम स्टैम्प पेपर पे कोर्ट में एक अर्जी देते हैं, एक अर्जी देनी पड़ेगी, और उस अर्जी पर मंजूरी मिलने के बाद ही आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। इतना सख्त कानून है चाइना के अंदर जहां तक पॉपुलेशन ग्रोथ और चाइल्ड बर्थ और पेरेंटिंग का सवाल है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं, बहुत ही ड्रैकोनियन कानून है, जिसके चलते वहां के जो समाज के अंदर बहुत ही आक्रोश रहता है एक निचली सतह पर। और उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको शांत करने के लिए चाइना जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का सहारा लेता है, पैसों का सहारा लेता है, जो अपने सिटीजन्स में लग्जरीज बांट सकता है उस चीज का सहारा लेता है।
तो जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कमजोर हो जाती है तो वो स्टेबिलिटी के ऊपर भी सवालिया निशान कर देती है। एक बहुत बेहतरीन चीज ये क्रिस्टोफर बता रहे हैं जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम था। वो ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्थिरता को कायम रखने के लिए चाइना जितना पैसा खर्च करता है वो उसके राष्ट्रीय सैन्य बजट से भी कहीं अधिक है। उसका जो सैन्य बजट है वो 165 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो बजट है वो तकरीबन इसका 3 गुना कम है। तो इतना ज्यादा डिफेंस बजट है चाइना का, और इंटरनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, स्थिरता को बरकायम रखने के लिए वो डिफेंस बजट से भी कहीं अधिक पैसा खर्च करता है। उसके लिए पुलिस, इंटरनल सिक्योरिटी, और जैसे युगर मुसलमानों को दबाने के लिए जो उसने कंसंट्रेशन कैंप खोले हुए हैं उनको फंड करने के लिए, इस सब में ये पैसा जो है इस्तेमाल होता है। और इसी चीज से वो अपनी जो पकड़ है चाइनीज सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिस्ट पार्टी का, वो बना के रखते हैं। साथ ही जब से शी जिनपिंग आए हैं तब से उन्होंने करप्शन के नाम पर उन्होंने तकरीबन 1 मिलियन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करी है, उनको जेल में डाला है। बेसिकली जो भी उनके प्रतिद्वंदी थे या जो भी उनको चैलेंजर लगते थे उनको उन्होंने पकड़ के और जेलों में ठूस दिया है। यही कार्रवाई उन्होंने पीएलए के अंदर भी करी है कि पीएलए के अंदर बहुत करप्शन था, भ्रष्टाचार था, और उन्होंने कई सारे जनरलों को वहां से हटाया, जेल में डाला, और इस तरीके से उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ऊपर भी अपनी एक बहुत मजबूत पकड़ बना रखी है। और क्रिस्टोफर ये कहते हैं कि अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। वो उन्होंने एक नया रेक्टिफिकेशन कैंपेन चलाया है जिसमें चाइनीज पुलिस और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के जो अमले हैं उनके ऊपर ये सब कार्रवाई हो रही है जो उससे पहले मिलिट्री और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के ऊपर हुई। तो बेसिकली शी जिनपिंग जो है वो अपनी पकड़ जो है और मजबूत करते जा रहे हैं। अभी वो सिलसिला उनका थमा नहीं है। फिर आगे ये क्रिस्टोफर साहब कहते हैं कि चाइना के अंदर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और ये जो इसकी वजह से जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो पैदा हो रहा है, इससे चाइनीज अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। चाइना अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा है और कहीं ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा है जितना हमको बाहर से प्रतीत हो रहा है। और इसी के चलते इन इनसिक्योरिटीज की वजह से, इन कमजोरियों की वजह से उसकी फॉरेन पॉलिसी पर भी फर्क पड़ा है। और ये फॉरेन पॉलिसी हमें दिखती है जब हम चाइनीज को ऑस्ट्रेलियंस, कैनेडियंस, यूके, जापानीज, ताइवानीज, साउथ चाइना सी और हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन करते हुए देखते हैं, उनको धमकाते हुए देखते हैं। अब क्रिस्टोफर साहब एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं अपने हिस्ट्री के, इतिहास के पन्नों से। उनका कहना है कि 60 साल पहले एक जर्मन एक इतिहासकार रहे थे, उनका नाम था फ्रिट्ज फिशर। इस सब का नाम हमने बहुत सुना होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है जर्मनी के। उन्होंने कहा था कि जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल होना कोई डिफेक्टिव यूरोपियन अलायंस कारण नहीं था। वो कारण था जर्मनी की इंटरनल सिचुएशन, अंदरूनी हालात। अंदरूनी हालातों के चलते जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू करी थी यूरोप में। तो ये एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यही चीज है जो एप्लीकेबल है चाइना को। बट साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 1 का जर्मनी नहीं है चाइना, और ये जर्मनी जो शी जिनपिंग है ये जर्मनी के विल्हेम II नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये याद दिला रहे हैं कि जो चाइना का स्टेट का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, इंटरनेशनल बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं जो अंदरूनी जो मसले हैं चाइना के, उसके अंदर डीपली रूटेड है और उसी की वजह से ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि आने वाला समय बहुत ही सतर्क रहने वाला है और बहुत ही डेंजरस है। तो
कोरोना के साथ साथ हमें चाइना से भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा।